गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसकी बात करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बारे में दो तीन चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहली बात, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, दिस पर्टिकुलर टेक्निक वाज फाइंड आउट बाय द जेफरी. There was a person whose name was Jeffrey. So he has find out this technique in 1985. ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, इस टेक्निक को फाइंड आउट करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जेफरी. इन 1985 इसने इस टेक्निक को फाइंड आउट किया. ये टेक्निक इतना सील प्रूफ और इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ जो होती है, इसको 1986 में ही मान्यता दे दिया फॉर फाइंडिंग आउट द क्रिमिनल्स. सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक वाज एक्सेप्टेड एज टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट द ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इससे कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं. कांट बी चेंज्ड. इसे हम किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते हैं. जबकि एक आप लोगों ने नाम सुना होगा स्किन फिंगरप्रिंटिंग. केवल फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं या स्किन फिंगरप्रिंटिंग. तो स्किन फिंगरप्रिंटिंग जो होती है उसको हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं विद द सर्जरी और बाय प्लास्टिक सर्जरी. तो ये जो टेक्निक है स्किन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी चेंज्ड. अब सवाल ये होता है कि ऐसी क्या बात होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसके कारण न तो हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, न ही इसे हम चेंज कर सकते हैं. उसका कारण ये है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इट इज़ ए बेसिकली ए टेक्निक. ये एक ऐसा टेक्निक है विच इज़ बेस्ड फॉर डिटरमाइनिंग the nucleotide sequences which is present in certain area of DNA which is unique in an individual. तो जब हम ये करें विच इज़ यूनिक इन ए इंडिविजुअल, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस, यदि हम आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी दुनिया में लोग होते हैं, सभी के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, और वो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करता है. और उस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को हम VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. तो जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट होता है, ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये यूनिक होता है. ये क्या होता है? यूनिक होता है. और वेरिएबल टेंडम रिपीट्स को हम फाइंड आउट करते हैं और इससे एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है. अब आप जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक इंडिविजुअल के डीएनए में
एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करेगा और उसे हम कहते हैं VNTR। इसी VNTR रीजन को हम आइडेंटिफाई करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में, और क्योंकि ये यूनिक है हर इंडिविजुअल में, तो आप इस बात को समझो कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के अंदर जो DNA है उनका सीक्वेंस एक जैसा है, ठीक है। तो जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे सभी सेल्स के अंदर वो सब एक जैसे होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी हालत में आप अपने बॉडी के सारे सेल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सारे सेल्स चेंज नहीं हो सकते हैं तो जो आपके सेल का जो DNA का एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है VNTR वो यूनिक है, तो वो यूनिक ही रहेगा। तो उस चीज़ को यदि हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि हम इस के प्रिंसिपल की बात करें कि किस चीज़ पे ये बेस्ड होता है, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। जो आप जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर केवल 0.1% जो DNA के जीनोम्स और सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ DNA जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज 99.9% जो है आपका वो DNA के सीक्वेंसेस जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं सभी में सेम होता है। केवल 1% जीनोम के चेंज के कारण ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिफरेंसेस हैं वो इसी 1% डिफरेंस के कारण एराइज होता है, ठीक है। तो यदि आप सोचो कि यदि ज़्यादा परसेंटेज होता तो कितने ज़्यादा डिफरेंसेस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही एराइज जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि केवल ह्यूमन बीइंग्स में 0.1% जो जीनोम सीक्वेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स arise or the differences which are present into the individuals of human beings that is present। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका 0.1% मैंने कहा, तो इसमें जो आपका VNTR रीजन है वो भी आता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट हर एक इंडिविजुअल के अंदर यूनिक होता है, जो कि 14 to 60 बेस पेयर का बना होता है। तो ये जो बेस पेयर है 14 to 60 बेस पेयर का जो बना होता है ये यूनिक है एक इंडिविजुअल के अंदर, और जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम वेरिएबल टेंडम रिपीट्स को फाइंड आउट करते हैं और उसको हम सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेते हैं, और फिर इससे उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना या उसके क्लोज रिलेटिव को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि वेरिएबल टेंडम रिपीट्स जिसकी जितनी ज़्यादा मैच करेगी, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मैच कर रही है वो उसके उतने ही क्लोज रिलेटिव है, और जिसका जितना ज़्यादा डिफरेंस है वो उससे उतना ही दूर का रिलेशन उसके साथ है। अब सवाल ये है कि ये टेक्निक क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे ये टेक्निक कैसे हम परफॉर्म करते हैं, ये टेक्निक है क्या, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम कैसे करते हैं पहले ये समझिए। सबसे पहले यदि हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करना है तो हमें सोर्स चाहिए, DNA चाहिए, ठीक है। तो DNA सेल के अंदर होता है तो सोर्स ऑफ DNA चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, सोर्स ऑफ DNA। हम कहाँ से DNA कलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली जो 1 माइक्रोग्राम सेल इज़ रिक्वायर्ड, इतने स्मॉल अमाउंट में हमें सेल चाहिए, ठीक है। और ये सेल ब्लड से हम ले सकते हैं, सीमेन से ले सकते हैं, वेजाइनल फ्लूइड से ले सकते हैं, ठीक है, हेयर पार्टिकल्स से ले सकते हैं, हेयर से ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल से ले सकते हैं। तो इन सब जगहों से
हम सेल को कलेक्ट कर सकते हैं और उन सेल्स को लेकर फिर उसमें से हम डीएनए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 1 माइक्रोग्राम के आसपास सेल चाहिए और उसके लिए आप उन सेल को कलेक्ट करने के लिए या तो आप स्किन सेल से भी ले सकते हैं, ब्लड से ले लें, सीमेन से ले लें, विलाइजन फ्लूइड से ले लें, हेयर से, फॉलिकल, स्किन, ये कहीं भी से आपको 1 माइक्रोग्राम सेल के आसपास इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो प्लेसेस है जहाँ से हम डीएनए को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा ये सवाल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। आपने सेल ले लिया, आपने इन जगहों से, इन सोर्स से आपने सेल ले लिया। अब सवाल ये है कि इनमें से डीएनए निकालेंगे कैसे। तो जहाँ जो सेल आपने लिया है उस सेल को आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में ले जाएंगे। क्या चीज़ में ले जाएंगे? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ले जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो सेल होगा, सेल का न्यूक्लियस, सेल भी ब्रेक होगा और उसके जो न्यूक्लियस हैं, जो सेल के न्यूक्लियस हैं, द न्यूक्लियस विल ऑल्सो ब्रोकन डाउन और नॉट। तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद डीएनए विल कम आउट और नॉट। और जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब उसको आप तेज़ी से रोटेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सेल के कंपोनेंट टूटेंगे, ऑल ऑफ देम गेट अरेंज्ड इन द टेस्ट ट्यूब अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। तो डीएनए की डेंसिटी अलग होती है, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में आके कलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से हम उसे निकाल सकते हैं या नहीं। सो द सेल्स which we have taken from these sources will be taken for the ultra centrifugation method, where the cell and the nucleus is broken down, and when these cells and nucleus will be broken down, the DNA will come out and it will get arranged at one particular level। ठीक है, अब हमने डीएनए वहाँ से निकाल लिया। डीएनए निकालने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज एम्प्लीफिकेशन मेथड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एम्प्लीफिकेशन। अब सवाल यह है कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन जब हम कहते हैं, एम्प्लीफाई कहने का मतलब है कि फॉर्मिंग द मल्टीपल कॉपीज। क्या मतलब है? फॉर्मिंग द मल्टीपल कॉपीज। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन मेथड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें सेल बहुत स्मॉल अमाउंट में मिला, तो इससे जो डीएनए में मिले होंगे वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में होंगे। तो क्योंकि डीएनए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, उसको हमें मैग्नीफाई करना है या मल्टीप्लाई करके उसकी कॉपीज़ बनानी है, सो दैट नो पर्टिकुलर सीक्वेंस और नो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए गेट लेफ्ट। तो एम्प्लीफिकेशन जो है, क्योंकि सेल कम है तो न्यूक्लियस भी कम है, न्यूक्लियस है तो डीएनए भी कम है, तो since the amount of DNA is small, so they are passed through PCR। ये इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ आर फॉर्म्ड। तो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक बाय विच द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द डीएनए विल बी फॉर्म्ड और नॉट। तो इसीलिए हम पीसीआर मेथड और टेक्निक को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। उसके बाद उन्हें स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें जो आप
डीएनए आपने मल्टीपल कॉपीज बना लिए डीएनए के, तो उनको विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम with the help of restriction enzyme we will cut them in a separate fragments, or we will cut them to separate out variable number tandem repeats. तो हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जहाँ पर VNTR रीजन्स होंगे उन रीजन्स को ये काटने में मदद कर सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए हम फ्रेगमेंटेशन के लिए डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हमने डीएनए लिया। डीएनए लेने के बाद हमने क्या किया? डीएनए लेने के बाद हमने उसके स्मॉल उसमें से डीएनए निकाला। सेल लेने के बाद उसमें से डीएनए निकाला। डीएनए क्योंकि स्मॉल अमाउंट में था तो हमने उसका एम्प्लीफिकेशन किया बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन करके हमने उसमें से VNTR रीजन निकाल लिया, मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स हमने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप समझिए कि आगे होता क्या है। नेक्स्ट जो स्टेप हम यहाँ पे लेंगे दैट इज सेपरेशन। नेक्स्ट आपका स्टेप हो गया 5th, सेपरेशन ऑफ VNTR। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं पहले ये समझिए। जो VNTR सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, इन सीक्वेंसेस को हम सेपरेट आउट करते हैं बाई ए प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसके थ्रू VNTR को सेपरेट आउट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें एक एग्रोज जेल सीट लिया जाता है। एक सीट लिया जिसके ऊपर हमने एग्रोज जेल लगा दिया, और इस पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो और इसमें हम करंट पास करते हैं, और करंट पास करने से पहले यहाँ पर जो डीएनए के स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल पे रख देते हैं। तो जैसे ही हम नेगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे, ये एग्रोज जेल सीट है, इस सीट पे एग्रोज जेल है, और उसके बाद हम करंट पास करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। और जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो आपको मालूम है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और इनको हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो इनमें एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा, जबकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्रैगमेंट्स they get separated out, वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होने लगेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट करने का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो कम दूर ट्रेवल करेंगे, और जो लाइट वेट का होगा वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, और इससे जो आपका ये फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, दे गेट सेपरेटेड आउट और स्कैटर्ड आउट ओवर द एग्रोज जेल सीट और नॉट। अब वो सेपरेट आउट हो गया और दे गेट you can say scattered out, separated out over the agarose
जेल सीट। तो ग्रोथ जेल सीट पे वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए, स्कैटर्ड आउट कर गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल ट्रीट देम विथ इथीडियम ब्रोमाइड। एक केमिकल होता है इथीडियम ब्रोमाइड, तो इथीडियम ब्रोमाइड से हम उन्हें ट्रीट करेंगे। जो ये ग्रोथ जेल पे जो आपके डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट आउट हो गए हैं, उन्हें क्या चीज़ से ट्रीट करेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड से। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप इन पे जब यूवी रेज डालेंगे, क्योंकि आपको फ्रेगमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जब आप इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद उन पे यूवी रेज डालेंगे, सो इट विल बी गिविंग यू द फ्लोरेसेंस इफेक्ट। फ्लोरेसेंस इफेक्ट, तो ये आपको व्हेन इट विल बी एक्सपोज्ड इनटू द UV rays, so you can easily identify the DNA fragments। DNA fragments को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम इसे इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं, और इस प्रोसेस को, ये treating the fragments of the DNA with ethidium bromide so that when the UV rays are exposed over it, the DNA fragments can be identified। This particular process is called as elution। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, elution। तो आपसे पूछ देता है कि elution क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि elution क्या होता है। अब हमें मालूम ये दिखाई देगा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो गए हैं। उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड, उसे हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि इसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जब ये आपने एक्सपोज कर दिया उसको एक एल्कलाइन ट्रीटमेंट देंगे। क्या चीज़ देंगे, एल्कलाइन ट्रीटमेंट। ड्यू टू द अल्कलाइन ट्रीटमेंट द डीएनए फ्रेगमेंट गेट चेंज इनटू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। तो हम उस एग्रोथ जेल सीट पे अल्कलाइन ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड आउट इनटू सिंगल स्ट्रैंड। आफ्टर दैट वी विल टेक देम फॉर सदर्न ब्लॉटिंग। अब सवाल ये है कि ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। जो आपके एग्रोथ जेल सीट पे वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया डीएनए ड्यू टू द अल्कलाइन ट्रीटमेंट, सो दैट इज ट्रांसफर्ड, दैट इज मतलब जो VNTR रीजन का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट है, इज ट्रांसफर्ड टू नायलॉन सीट। उसको ट्रांसफ़र क्या चीज़ पे कर लेते हैं, नायलॉन सीट पे। तो जो सिंगल स्ट्रैंड VNTR स्ट्रैंड्स हैं ऑफ डीएनए, सो दोज आर ट्रांसफर्ड टू द नायलॉन सीट। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, उस नायलॉन सीट पे जिस पे हमने VNTR को ट्रांसफ़र किया उन पे डीएनए प्रॉप्स वो सीक्वेंसेस होते हैं विच इज़ कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। तो हम जो वो सिंगल स्ट्रैंड VNTR स्ट्रैंड्स हैं उनको नायलॉन सीट पे कन्वर्ट किया, उस पे हम डीएनए प्रॉप्स जो है वो वहाँ पे रिलीज़ करेंगे सो दैट दे कैन गो एंड ज्वाइन विद द एक्सपोज्ड VNTR सेगमेंट्स। तो ये जो डीएनए प्रॉप्स हैं ये उन एक्सपोज्ड VNTR फ्रेगमेंट्स पे जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंटेन कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल टेक आउट द एक्सरे, सो क्योंकि ये डीएनए प्रॉप्स जाकर वहाँ जुड़ा है, ये स्ट्रैंड है अलग अलग, अब यहाँ पे आके ये जुड़ गया तो ये इसके जुड़ने से ये डार्कन टाइप का आपको दिखाई देगा, तो वो ब्रॉड डार्क बैंड की तरह अपीयर करता है। ठीक है, तो इससे जब हम एक्सरे पे एक्सपोज करते हैं, इसे एक्सरे के लिए ले जाते हैं, ठीक है, तो लाइट एंड डार्क बैंड जहाँ जहाँ डीएनए प्रॉब अटैच होंगे आपके वीएनटीआर रीजन से, तो वहाँ पे आपको क्या डीएनए प्रॉप्स अटैच होने के कारण डार्क बैंड नज़र आएगा, और जहाँ ये अटैच नहीं होंगे वहाँ पे लाइट बैंड नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हम एक्सरे पे एक डार्क और लाइट फिल्म के बैंड्स के एक बैंड ऑब्टेन कर लेंगे, और वो बैंड जिस इंडिविजुअल से मैच कर रहा होगा तो वो उसी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है या नहीं। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नॉट। इसमें एक चीज़ और आप समझ लो, जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए इफ़ ये कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम कोर्ट ऑफ लॉ ने इसको परमिशन दे रखा है टू फाइंड आउट द क्रिमिनल्स। तो यदि कहीं क्राइम हुआ है तो वहाँ पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर उसके सेल्स प्रेजेंट होंगे। सो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द क्रिमिनल्स। दूसरा, यदि किसी पेरेंट्स के बीच में किसी चाइल्ड को लेकर यदि कॉन्फ्लिक्ट अराइज जाता है तो उसको भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसका, मैंने कहा था आपको, जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जितना मैच कर रहा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। तो जो रियल माँ बाप होंगे उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज़्यादा मैच कर रहे होंगे बच्चे के एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडिविजुअल। तो ये जो ऐसे ही क्लोज रिलेटिव्स को भी फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन मैथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट और वी कैन यूज़ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल विच वी वांट। ठीक है, तो ये टेक्निक होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। अब एक बार फिर से मैं बताता हूँ, टेक्निक मेनली पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेप सोर्स ऑफ डीएनए, फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग द डीएनए। ऑब्टेन करने के बाद हम उसे पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए ले जाएंगे। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद उसको फ्रेगमेंटेशन में हम फ्रेगमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू ऑब्टेन द वीएनटीआर। उसके बाद हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के लिए ले जाएंगे टू सेपरेट देम, टू सेपरेट आउट ऑल द वीएनटीआर और फ्रेगमेंट्स। और जब फ्रेगमेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे तो उसको फिर हम सिंगल स्ट्रैंड में लाएंगे विद द अल्कलाइन ट्रीटमेंट। उसके बाद इट विल बी ट्रांसफर्ड ओवर द नायलॉन शीट, दैट प्रोसेस कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद उसमें डीएनए प्रॉप्स डालेंगे, ठीक है, सो दैट डीएनए प्रॉप्स कैन अटैच टू द वीएनटीआर रीजन्स, and after that it is exposed to the X-rays so that we can obtain light and dark band। तो इसमें लाइट एंड डार्क बैंड हमें ऑब्टेन मिल जाता है, और इससे हम इंडिविजुअल के जो दूसरे को जिस पर हमें शक है उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाकर मैच कर सकते हैं। तो जितना मैच हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो यदि कंप्लीट मैच हो गया तो वो उसी इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। आया समझ में? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना, ठीक है? थैंक यू।